Jai Hind friends, this is Friday 9th June 2023. I'm here going to start the Hindu editorial analysis. यहाँ पे मैं कवर करता हूँ डेली करंट अफेयर्स दैट इज़ DCA, एडिटोरियल, PIB का न्यूज़, डाउन टू अर्थ और फ्रंटलाइन। ये सारी अमलगमेशंस आपको एक जगह पे ईजिली प्रोवाइड हो जाती है। और आपको बता दूँ मेरा टेलीग्राम भी चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारी PDF वहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हर बार की तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से UPSC के। तो ये जो आपका क्वेश्चन था जो कि मैं पिछले वीडियो में इसको डाला था, उसकी आज यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशंस मिलेगी। तो क्या कह रहा था ये, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल। यहाँ से क्वेश्चंस कई बार आपको बता दें UPSC ने उठाए हुए हैं, ये इसका कोर एरिया है। शेड्यूल से, पार्ट से और आर्टिकल से ये क्वेश्चंस उठाते रहते हैं, इसलिए सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। दूसरा जो स्टेटमेंट बोल रहा है यहाँ पे, वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाई एनी कोर्ट। तो कोई कोर्ट इसको एग्जामिन नहीं कर सकता है 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए, तो ऐसा बोल रहा है ये। और कोई जजमेंट भी नहीं इस पर आ सकती है। तो कौन सा सही है, यहाँ पे क्वेश्चंस दे रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, इसको ऐसे ही काट सकते हैं दूसरे स्टेटमेंट को और पहले स्टेटमेंट को सही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 9th शेड्यूल में यहाँ पे पर्टिकुलर लॉ बनाई गई थी। इसका ये मतलब होता है कि इसको चेंज किया जा सकता है और जुडिशरी इसमें इंटरवेंशन कर सकती है। किसके थ्रू? रिव्यू प्रोसेस के थ्रू। तो रिव्यू पावर है, इसलिए यहाँ पे ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। इसके एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे। ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। 9th शेड्यूल ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशंस में, पहला अमेंडमेंट जब कॉन्स्टिट्यूशंस का हुआ था। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चंस बनाया गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला अमेंडमेंट 1951 को हुआ था, आर्टिकल 31B के अंतर्गत यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला तरीके से इसको रिफॉर्म किया गया था इस लॉ में। और सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड क्या करी गई थी, इसकी वैलिडिटी किसकी? 31B की, कि पार्लियामेंट पावर टू प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल। तो इसके पास पावर है 9th शेड्यूल में ये प्लेस कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे यही चीज़ें बोला। और 9th शेड्यूल ओपन टू जुडिशरी स्क्रूटनी, यानी जुडिशियल रिव्यू की बातें बोली जा रही है। 9th शेड्यूल जो लॉ प्लेस किया गया आफ्टर केशवानंद भारती जजमेंट, अप्रैल कब आई थी ये? 24 अप्रैल 1973। तो ये केशवानंद भारती का केस भी यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, कई प्रकार से क्वेश्चंस बने हैं, ये डेट से भी क्वेश्चंस आ गए हैं। तो केशवानंद भारती जजमेंट 73 में 24 अप्रैल को आया हुआ था। क्या प्रोपाउंड किया ये केस, कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वेयर ओपन टू चैलेंज, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस है किस केस में निकल के आया था? केशवानंद भारती केस 1973 में। उसको जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है, वो चैलेंज किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो एब्सोल्यूट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टेटमेंट से यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है। तो क्या बोल रहा है, कोई ऐसी पर्सनालिटी थी जो लिखी है बायोग्राफी ऑफ मजीनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्णा और अमेरिका में भी कुछ समय तक रहे और सेंट्रल असेंबली में उनका इलेक्शन भी हुआ। तो ये कौन सी पर्सनालिटी थी, यहाँ पे यही बात बोली जा रही है। तो लाला लाजपत राय वो पर्सनालिटी थे जो मजीनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्णा के यहाँ पे बायोग्राफी लिखते हुए नजर आए थे। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी। इनका कब देहांत हो गया आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं, और किस आंदोलन के तहत, किस मूवमेंट के तहत इनको इंजर्ड किया गया था, ये भी कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे यहाँ पे, तो हम लोगों को C ऑप्शन लाला लाजपत राय करेक्ट मिलेगा। और लाला लाजपत राय एक प्रोलिफिक राइटर, मतलब बहुत ही फेमस राइटर थे, और ये जो नेशनलिस्ट आइडियाज़ को प्रमोट करते थे, राष्ट्रवाद को प्रमोट करते थे। और इन्होंने मजीनी, गैरिबाल्डी इनके ऊपर लिखा, और ये इलेक्ट भी हुए NC नेशनल कांग्रेस 1920 में। यहाँ पे कलकत्ता सेशंस में ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है, ये भी याद रखिएगा। और इनको 21 से 23 तक इम्प्रिजन भी किया गया था और इलेक्टेड किए लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसके बाद रिलीज हो गए। तो ये चीज़ें हैं, आपको इम्पोर्टेंट डिटेल एनालिसिस आपको यहाँ पे दी जाती है और एक्सप्लेनेशंस भी दी जाती है। ये दोनों क्वेश्चंस का
पिछले दिन मैंने बोला था कमेंट सेक्शंस में आप लोग लिखिएगा, जो लोग भी इसको वॉच करते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शंस में लिखें एक बार, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और लंबे समय तक आपका रिटेंशन पावर भी बढ़ेगा, मेमोराइज पावर भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं PIB न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे देखेंगे जो PIB न्यूज़ है वो क्या है। तो ये रहा आपका श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल, एक नया टेम्पल यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, बनने के लिए तैयार है। कहाँ पर? आपके जम्मू में। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये भी बालाजी का टेम्पल है जो कि एक नई प्रकार से अपनी कल्चरल एस्पेक्ट को जोड़ती हुई नजर आएगी, नॉर्थ से लेके साउथ तक। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये चीज़ का निर्माण हुआ है। अगर न्यूज़ में आ जाए तो आपको मालूम होना चाहिए। 8 जून को अभी रिसेंटली वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेट किया गया, ताकि जो भी ओशियन के फ्लोरा फौना है उसको प्रिजर्व और कंजर्व किया जा सके। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया, फ्रांस और UAE, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज कमेंस की गई गल्फ ऑफ ओमान में। गल्फ ऑफ ओमान में ये एक्सरसाइज करी गई, मैरीटाइम एक्सरसाइज है। 3 कंट्री को याद रख सकते हैं। और इसमें INS तर्कस ने अपना पार्ट लिया, फ्रेंच शिप सरकॉफ ने पार्ट लिया, और जो है फ्रेंच रफेल एयरक्राफ्ट और UAE का नेवी मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए। आगे बढ़ते हैं नेशनल पार्क की तरफ। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। हर बार एक स्टेट को यहाँ पे नेशनल पार्क मैं कवर कर देता हूँ। तो यहाँ पे गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पे है, इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पे है, कंगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है। कमेंट सेक्शंस में लिखिए, इसकी डिटेलिंग और आंसर आपको कल दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक नई न्यूज़ निकल के आई है, उसको हम लोग देखेंगे। तो एल नीनो जो है यहाँ पे पुनः एक प्रकार से डैमेज क्रिएट करता हुआ नज़र आएगा यहाँ पे, और स्ट्रेंथ लेके आने वाला है। तो ये कौन बोला है? अमेरिका की एजेंसीज यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि एल नीनो है क्या, उसकी डिटेलिंग को हम देखेंगे। तो एल नीनो आप देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, ये आपका साउदर्न अमेरिका का कॉन्टिनेंट है। जब यहाँ पे पेरुवियन करेंट होती है, यानी वाटर सरफेस जो होती है पेरुवियन की, ये कोल्ड करंट के रूप में जानी जाती है, लेकिन ये रिप्लेस हो जाती है इधर, और इधर की चीज़ें रिप्लेस हो जाती हैं इधर। तो यहाँ पे वार्म करंट होता है और ये रिप्लेस होके इधर आ जाती है, यानी कोल्ड के जगह यहाँ पे वार्म सिचुएशंस बन जाता है इन जोन में, जिसके कारण एल नीनो की उत्पत्ति हो जाती है। सामान्यतः 2 से लेके 7 साल के अंदर पीरियोडिक रिपीटेडली आती रहती है। तो ये चीज़ें हैं जिसके कारण आपके एशियाटिक जोन में, साउथ एशिया जोन में ये क्या क्रिएट करती है? फ्लड, फेमाइन, ड्रॉट, रेन, सुनामी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लाती हुई नज़र आती है। तो ये थी सारी डिटेलिंग। अब आगे बढ़ते हैं एल नीनो की तरफ। तो एल नीनो एक रिकरिंग क्लाइमेट पैटर्न है जो कि जुड़ा हुआ है ओशियन सरफेस टेम्परेचर से, जो कि मैं आपको अभी बताया। ये जो टेम्परेचर है पेरुवियन रीजन में, वहाँ का टेम्परेचर बदल जाता है। कैसे? जो कि करंट होती है ओशियानिक करंट, वो चेंज हो जाती है इक्वेटोरियल करंट से। तो यहाँ पे ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियंस में चीज़ें होती हैं। नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे ये चीज़ें बताई हैं। एल नीनो 2 से लेकर 7 साल में ये चीज़ें होती रहती हैं। और क्लाइमेट पैटर्न की बात करी जाए तो ये कॉज करेगी ड्रॉट, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, साउदर्न एशिया की बातें करी जाए तो रेनफॉल भी होगी साउदर्न अमेरिका में और साउदर्न यूनाइटेड स्टेट में, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में भी इम्पैक्ट करती हुई नज़र आएगी। ये कंडीशन सामान्यतः स्ट्रेंथन करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को विंटर कंडीशंस में। तो विंटर कंडीशंस में ये चीज़ें होंगी। अभी रिसेंटली 23-24 की फोरकास्टिंग करी गई है आपके नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं एल नीनो से लेके आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कैसे किस फेनोमेनन को ये चीज़ें चलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नया न्यूज़ निकला है, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो क्या कोई इसको यहाँ पे ये बता सकता है ये कौन सा प्लेस है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़ में, ये आपका स्काई का कलर है। तो स्काई का कलर यहाँ पे क्या है आपके? ये है ऑरेंज। ऑरेंज कलर क्यों हो गया इसको हम लोग देखेंगे, इसकी डिटेलिंग को भी देखेंगे। तो ऑरेंज स्काई न्यूज़ में है, यहाँ पे बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी फ्लेम्स पाई गई हैं, आग लग गया है यूएस कनाडा बॉर्डर में, कहाँ पे? नॉर्थ साइड में यहाँ पे
आग लग गई है। तो कई किलोमीटर तक ये चीज़ें चली हैं। न्यूयॉर्क सिटी को भी 100 किलोमीटर दूर से ही यहाँ पे वाइल्ड फायर्स जो चली हैं वो दिख गई हैं, जिसके कारण धुआं आसमान में हो गया है और ये ऑरेंज फ्लेम क्रिएट करती हुई नज़र आई है। यहाँ पे विटनेस किया गया 400 फायर इवेंट्स एटलीस्ट यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स इसको रिस्पॉन्ड किए हैं सिचुएशंस को, और यहाँ पे पुअर एयर क्वालिटी की सिचुएशंस बताई गई है और अर्जेंट एक्शंस लेने की ज़रूरत है क्लाइमेट को अगर कंसीडर किया जाए तो। देखिए, क्लाइमेट की जब भी बात आती है तो ये किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट, किसी भी रीजन, लोकेलिटी को कंसीडर नहीं करता है। यहाँ पे ग्लोबली टास्क होनी चाहिए, तभी जाके इसको हम रोक सकते हैं। सबसे पहले हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होना चाहिए। जो भी ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी है उसको रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करें। सारे के सारे पॉल्यूशंस लेवल को हमें कम करना होगा। कैसे कम करना होगा? यही सब चीज़ें एडॉप्ट करके, जो भी हम लोगों का फॉसिल फ्यूल है उसको कम करना पड़ेगा। इस प्रकार से अपनी सोलर पावर को, विंड पावर को, टाइडल पावर को, सारी की सारी हाइड्रो पावर को हमें उस एनर्जी का यूजेस को बढ़ाना होगा, तभी जाके 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल स्टेट भी हो पाएंगे। ये चीज़ें यहाँ पे समझने योग्य हैं। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की तरफ, तो हम देखेंगे यहाँ पे अनदर लॉ क्या है। तो ये एक एडिटोरियल है, उसको यहाँ पे कवर किया जाएगा। बात करी जा रही है पूरी डिटेलिंग इंडिया एंड कनाडा को रिलेशंस को लेके। अभी रिसेंटली जो न्यूज़ में चल रही है उसी की सारी डिटेलिंग एक दूसरा इशू क्रिएट करता हुआ नज़र आ रहा है अनदर लॉ इंडिया और कनाडा में। बात करी जाए जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की यहाँ पे असैसिनेशन हो जाती है, उसको लेके यहाँ पे आज के डेट में ब्रैम्पटन में एक टैब्लू निकाला गया जो कि कनाडा का एक जगह है, वहाँ पे निकाला गया। एक टैब्लू का क्या मतलब होता है? टैब्लू का मतलब होता है एक झांकी, और उस झांकी में क्या निकाला गया कि ग्लोरीफाइंग तरीके से एक्सप्रेस किया गया आपके उस टैब्लू को कि इंदिरा गांधी को हम लोग असैसिनेट कर दिए, जो कि भारत का, इंडिया का रिलेशंस कनाडा से जो अच्छा है वो अब कहीं ना कहीं टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस परेड को इस कनाडियन सिख सेपरेटिस्ट जो कि खालिस्तानी हैं, और उस चीज़ को क्या दर्शाता है यहाँ पे वो चीज़ें बोली जा रही हैं। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट भी करते हुए नज़र आए। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है, आपको बता दें ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हुआ था। ये सिख के खिलाफ, कम्युनिटी के खिलाफ कराई गई थी इंदिरा गांधी के समय। उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी उन्हीं के बॉडीगार्ड जो कि सिख कम्युनिटी से आते थे। चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ तक? तो यही इसी चीज़ की प्रोटेस्ट कहाँ पे हो रही है? आपके कनाडा में, और टैब्लू में भी रिप्रेजेंट किया गया है। दूसरी बातें बोली जा रही हैं, किलिंग जो एक्ट ऑफ रिवेंज है, यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर इंडिया के और कनाडा के द्वारा यहाँ पे चीज़ें बोली गई हैं, और ये अपोलोजाइज की भी बातें बोली जा रही हैं कि कहीं ना कहीं कनाडा यहाँ पे अपोलोजाइज के रूप में देखती है। लेकिन यहाँ पे जो जयशंकर साहब निकल के आ रहे हैं जो कि आपके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो क्या बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रॉडर पैटर्न पे इसको देखने की ज़रूरत है, और जो चैलेंज है यह केवल इंडिया कनाडा रिलेशनशिप को नहीं बल्कि कनाडा को इटसेल्फ ये आपको प्रॉब्लम में क्रिएट कर देता है। तो ये तो इंडिया एंड कनाडा की बात करें अगर, तो ये तो रिलेशंस ख़राब हो ही रही है। कनाडा का भी जो प्रॉब्लम होगा वो क्रिएट होकर आ जाएगा अगर प्रो खालिस्तानी को यहाँ पे आप लोग जगह देंगे। दूसरी तरफ क्या सजेस्ट कर रहे हैं एडिटर कि फेलियर टू एक्ट अगेंस्ट दिस ग्रुप, जो भी ये ग्रुप है खालिस्तानी ग्रुप है, पीपल लोग हैं यहाँ पे, उनके खिलाफ कोई भी एक्शंस लेने से यहाँ पे बच रहे हैं क्योंकि वोट बैंक वोटिंग का टाइम आ रहा है। तो यहाँ पे आपको बता दें कनाडा में बहुतायत मात्रा में हिंदू और सिख रहते हैं। तो यहाँ पे जिसके कारण यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोविंस ही सिखों से भरा हुआ है। तो कनाडा उनका फेवरेट प्लेस है, वहाँ पे सिख बहुतायत मात्रा में मिलते हैं और वो वहाँ के नागरिकता को भी ले चुके हैं। तो ये वोट बैंक का पॉलिसी है जो कि सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रही है। तो यहाँ पे 8 लाख सिख कॉन्स्टिट्यूट यहाँ पे करते हैं, ब्रॉडर कम्युनिटी के रूप में भी निकल के आते हैं।
इंडिया कनाडा के रिलेशंस की बात करी जाए तो यहाँ पे क्या मिलता है कि बहुत सारे इशू यहाँ पे निकल के आ जाते हैं, और जो प्रोटेस्टिंग कर रहे हैं इस इंसिडेंट को लेके बहुत सारे तोड़फोड़ भी मचा रहे हैं, वेंडलिज्म कर रहे हैं, एंटी मोदी का नारा भी दिया जा रहा है, कम्युनिटी सेंटर भी बनाए जा रहे हैं, और कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो हैं यहाँ पे क्रिटिसाइज भी करते हुए मोदी को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कई बार अपने रैली और इलेक्शंस में ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार की जो कंडीशंस क्रिएट करी जा रही हैं वो कंडीशंस किस प्रकार से लेके जाएगी इंडिया कनाडा के रिलेशंस को, ये सोचने योग्य बातें हैं। 2020 में भी प्रोटेस्ट यहाँ पे चालू हुआ, और ये एग्रीकल्चरल बिल को लेके यहाँ पे नरेंद्र मोदी को यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो जो हैं वहाँ के लीडर, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे आपके भारतीय लीडर नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हुए नज़र आ रहे थे। लेटेस्ट अभी प्रोवोकेशंस की बात करी जाए कि जो इशू निकल के आ रही है, लोगों में एंगर आ रही है, वो ये कि एक दोनों गवर्नमेंट जो हैं यहाँ पे रिजॉल्व करना चाहिए बैठ के डिप्लोमेटिकली यहाँ पे इश्यूज़ को, और अवॉइड करना चाहिए कोई भी बायलैटरल अगर टाइज इशू क्रिएट करती है तो वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। और कनाडियन गवर्नमेंट को भी अपने राइट टू प्रोटेक्ट फ्री स्पीच को, एक्सप्रेशंस को कंट्री में सही प्रकार से लागू करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई आए किसी भी कंट्री के खिलाफ कोई भी बोलता रहे, कुछ भी बोलता रहे, ये ऐसी चीज़ें नहीं चल पाएंगी आज के डेट में। और अंडरस्टैंड करना चाहिए इंडिया के कंसर्न को, अगर तो टैब्लू इस प्रकार से चल रही है कि असैसिनेशन प्राइम मिनिस्टर का जो हुआ है और हेट स्पीच की जो बातें बोली गई हैं वो कहीं ना कहीं फ्यूल करेगा रेडिकलिज्म को, उग्रवादी स्वभाव को और ज़्यादा बढ़ावा देता हुआ नजर आएगा। दिल्ली इसको सही प्रकार से डील करने के लिए आगे आए, कोऑपरेट करे, और जो भी एविडेंस है उसको इनके सामने प्रस्तुत करे कि जिसको आप प्रो खालिस्तानी को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रही है कनाडा की गवर्नमेंट, वहाँ के लीडर केवल वोट बैंक के लिए, तो ये समझ लें कि जो भी एक्सट्रीमिस्ट हैं प्रो खालिस्तानी वो टेररिस्ट एक्ट करते हैं, टेरराइजिंग एक्ट करते हैं, और प्रूफ के साथ प्रेजेंट करें, तब जाके कहीं ना कहीं खालिस्तानी प्रोटेस्ट को हम लोग यहाँ पे रोक सकते हैं। ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो ये प्रोटेस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट और यूरोप के भी पार्ट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो केवल यहीं तक कनाडा तक नहीं सीमित है, और भी जगहों पे एक्सपेंशन हो रही है। आपको बता दें अभी रिसेंटली लंदन में भी यहाँ पे खालिस्तानियों का फ्लैग होस्टिंग हुई थी, तो अपने एम्बेसडर का फ्लैग गिरा के वहाँ पे खालिस्तानी अपना फ्लैग लगा दिए थे। इन सब को कैसे डील किया जाए, तो सितंबर G20 समिट होने वाली है सितंबर में, यहाँ पे हम अपने बातों को रेज कर सकते हैं और इस इशू को भी डील कर सकते हैं। तो इसको डील करने की बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे इंडिया और नेपाल का जो रिलेशंस है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो इंडिया नेपाल का जो इशू है, रिलेशंस है, उसकी सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पे अच्छे से दी जाएगी। तो इंडिया और नेपाल का क्या है यहाँ पे रिलेशंस, आपको बता दें हम लोगों की क्लोज इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, कल्चरल टाइज हैं। किससे? आपके नेपाल से। जब भी नेपाल और इंडिया की बात आती है तो ये हम लोग देखते हैं इस लोकेशंस को। और इंडिया और नेपाल का जो भी रिश्ता है बहुत एंशिएंट टाइम से हम लोग एक प्रकार से हिंदुत्व आइडियोलॉजी और रिलीजन को लेके, कल्चरल टाइज को लेके, इकोनॉमिक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, हम लोग अटैच्ड हैं। उसी सब चीज़ की यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। इंडिया जो है एक मेजर ट्रेड पार्टनर भी है, ट्रांजिट पार्टनर भी है यहाँ पे, और नेपालीज कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे कि जो भी अपनी लिवलीहुड को अर्न करते हैं, जीविका को अर्न करते हैं, एजुकेशंस को लेके वो कहीं ना कहीं नेपाल के लोग इंडिया में आकर इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं और उठाते भी हैं। यहाँ पे इंडिया और नेपाल में टाइज भी हुई हैं, बहुत सारे जियो पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं। यहाँ पे नेबरहुड को अगर बात करी जाए तो उस डिस्प्यूट को यहाँ पे बताई जा रही है। तो जैसे कि काला पानी एरिया डिस्प्यूटेड क्षेत्र में आ गया था, और 4 दिन के अभी रिसेंटली विजिट पे आपके पुष्पा कमल दहल साहब जी आए और वहाँ पे उन्होंने एग्रीमेंट किया। तो क्या एग्रीमेंट किया? यहाँ पे आपका एक्सपेंडिंग करेंगे कोऑपरेशन पावर सेक्टर में। पावर सेक्टर में यहाँ पे डेवलपमेंट करने की बातें बोली जा रही हैं। तो किस फील्ड में? नेपाल और इंडिया के लिए 10,000 मेगावाट की 10 साल में पावर जनरेशंस की बातें बोली जा रही हैं, जो कि ट्रांसमिशंस लाइन नई डेवलप करने की बातें बोली जा रही हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हुई है
पेट्रोलियम सप्लाई पाइपलाइन की, कहाँ से कहाँ, तो सिलीगुड़ी से लेके झापा तक। क्वेश्चंस आ सकता है, ये याद रखिएगा। जो भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, बिहार से कई लोग, पटना से कई लोग इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पे सिलीगुड़ी से झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन की भी तैयारी हो रही है, ये भी याद रखिएगा। दूसरी तरफ क्या बातें बोली जा रही हैं कि बांग्लादेश को भी ये अपना हाइड्रो पावर एनर्जी देने की बातें बोली जा रही हैं। तो ये एक सेफ रूट चाहता है इंडिया से कि इंडिया से होते हुए बांग्लादेश इसका पावर ट्रांसफ़र हो जाए। तो दहल साहब विजिट किए थे, ये सारी डील यहाँ पे हुई है। लेकिन इसकी बात करी जाए तो ये जो एग्रीमेंट है काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा, यहाँ पे बोली जा रही है। और ये जो एग्रीमेंट है दिल्ली इसमें एम्फेसिस कर रही है कि ये जो चीज़ें हैं टैकल करे और आगे ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेके चले, क्योंकि चाइनीज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है नेपाल में वो भी बहुत तीव्र गति से चलता हुआ आ रहा है। तो रोड से लेके कल्चर से लेके और मैन्युफैक्चरिंग से लेके हर फील्ड में वो हाथ डालता हुआ नज़र आ रहा था। इससे पहले जो आपके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उनको हटने के बाद यहाँ पे जो 2022 में इलेक्शन हुआ, कमल दहल साहब आए और यहाँ पे पुनः इंडिया से यहाँ पे रिलेशंस नॉर्मल होता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं जो आपको काला पानी का लोकेशन था जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो बैकग्राउंड का न्यूज़ भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो ये एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है जो काला पानी आप देख सकते हैं, चाइना, नेपाल और इंडिया। तो इंडिया का उत्तराखंड है, ये धारचूला है और ये यहाँ पे काला पानी एक रिवर है, ये जो बाउंड्री क्रिएट करती है। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से भी आए हैं, कौन सी रिवर यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट करती है, तो वो है काली रिवर, याद रहना चाहिए आपको। तो नेपाल चाइना नेपाल जो है ट्राई जंक्शंस पे है यहाँ पे, और काला पानी लिपू लेक दर्रा भी इसी के आसपास है। तो ये बॉर्डर उत्तराखंड और नेपाल को टच करती है। 1816 में सगोली की ट्रीटी होती है, ब्रिटिश साइन करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं, इंडिया आइडेंटिफाई काली रिवर एज नेपाल्स बाउंड्री विथ इंडिया। तो यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया आइडेंटिफाई करती है कि इंडिया और नेपाल के बीच में काली रिवर बाउंड्री के रूप में कार्य कर रही है। नेपाल क्या क्लेम करता है रिवर पे कि जो काला पानी के वेस्ट की बातें हैं वो मेन काली है और इस प्रकार से वो टेरिटोरियल राइट्स है नेपाल का, ये आपके पिछले गवर्नमेंट का क्लेम था। इंडिया जो है होल्ड करता है रिज लाइन टू काला पानी ईस्ट और काला पानी इसके टेरिटरी में आता है। यहाँ पे इसी क्लेम को लेके बातें चल रही हैं। ये चीज़ें थी, आशा करते हैं ये चीज़ें डायग्राम से और पिक से आपको समझ में आ गई होगी किस लोकेशंस की बातें कर रहे हैं। तो ये इस डिस्कस को और भी ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है और इस जो भी इश्यूज है क्रिएटिव उसको प्रायोरिटी देके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और दूसरी बात जो आपको बता दें, बहुत सारी मधेसी कम्युनिटी भी बॉर्डर पे नेपाल में रहती है। मधेसी कम्युनिटी किसको बोला जा रहा है? ऐसी कम्युनिटी जो इंडियंस हैं और वो हिंदी प्रॉपर बोलते हैं, वो भारत और नेपाल के बाउंड्री के आसपास इन रीजन में रहते हैं और कई सारे हिली एरिया में भी रहते हैं। तो ज़्यादातर ये मधेसी कम्युनिटी बाउंड्री पे ही मिलेगी और ये इंडिजिनस इंडियन पीपुल के रूप में भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पे मधेसी लोग विद्रोह किए, बहुत सारे इशू को लेके यहाँ पे चीज़ें हुई और एंटी इंडिया रेटोरिक भी इसकी वजह से बना कि ये इंडिया का यहाँ पे हाथ डाला जा रहा है ताकि यहाँ पे गवर्नमेंट को बदला जा सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इंडिया यहाँ पे अपना रोल बिल्कुल नहीं प्ले करता है कि किसी प्रकार से गवर्नमेंट किसी की भी गिरा दी जाए। तो ये वहाँ के लोग स्वयं चूज करते हैं कि आप प्रो चाइना हो रहे हैं कि प्रो इंडिया हो रहे हैं, किसके फेवर में आप जाते हैं। तो इंडिया वहाँ पे अपना रोल नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी चीज़ को यहाँ पे आगे ले जाने की ज़रूरत है, प्रायोरिटी को समझने की ज़रूरत है, तभी जाके इन सब इशू को हम डील कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ, न्यूज़ की तरफ। तो उसको देखेंगे, कवर करेंगे अच्छे से क्या नई चीज़ें हैं। तो जो ट्रेन सेफ्टी है उसके बारे में भी यहाँ पे न्यूज़ निकल के आई है। अभी रिसेंटली 12,841 ट्रेन जो नंबर है याद रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई जानता नहीं है, क्योंकि ये ट्रेन सेफ्टी का जो इशू है उड़ीसा में अभी रिसेंटली बालासोर के पास एक्सीडेंट हुआ है, उसमें ये बहुत हाईलाइटेड न्यूज़ में है। तो इसकी सारी डिटेलिंग को हम कवर करेंगे। ये ट्रेन हो गई 12,841, 12,864 विश्वेश्वरैया टर्मिनल
बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक गुड्स ट्रेन मालगाड़ी बहंगा बाजार स्टेशन के पास यहाँ पे भीड़ जाती है। तो कोरोमंडल चेन्नई एक्सप्रेस 12,841 और 12,864 ये आपस में भिड़ती हैं, कई लोगों की मृत्यु होती है। ये इंसिडेंट 2 जून का है। इंटरलॉकिंग ऑफ सिग्नल होने के बावजूद रूट जो है यहाँ पे जो है फिर भी बदल दी गई और उसके बाद जो है ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। तो इंटरलॉकिंग सिग्नल देखिए, कोई भी यहाँ पे चीज़ें ट्रेन में जो है एक सिग्नल आपको दी जाती है, उसी सिग्नल पे आपको ट्रेन को दौड़ाना होता है। ज़्यादातर यही वहाँ के ट्रेन जो है ड्राइवर यही चीज़ें फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें थी, लेकिन सिग्नल जो मेंटेन करते हैं उनको भी एसेस होता है कि वो इक्विपमेंट से किस प्रकार से चीज़ें करते हैं, यानी यहाँ पे भी चीज़ें गलत हो सकती हैं। ये पहली चीज़ें हैं, जो मेंटेनर हैं वहाँ से भी गलती हो सकती है। दूसरी इंस्टेंस ये आ रही है, इंडियन रेलवे सिस्टम बिलीव करता है कि यह एक क्रिमिनल एक्शंस भी हो सकती है कि जो फिश प्लेट होती है, फिश प्लेट क्या होता है आपको बता दें, ये 2 ट्रैक है, इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे छोटा सा चीज़ें लगती हैं अंदर से इस साइड ताकि ये ट्रेन इस यहाँ पे चल सके। ये फिश प्लेट होती है और इस प्लेट का भी कहीं ना कहीं क्रिमिनल इंटेंशन से भी यहाँ चीज़ें देखी जा रही हैं कि कहीं ये एक्सीडेंट क्रिमिनल इंटेंशंस को तो नहीं रखता है। तो ये चीज़ें चल रही हैं, डबल इन्वेस्टिगेशंस रखने की बातें चल रही हैं। पहला इन्वेस्टिगेशंस क्या चल रही है, स्टैट्यूटरी प्रोब यहाँ पे रेलवे सेफ्टी के लिए चल रही है। दूसरा जो है सीबीआई इन्वेस्टिगेशंस कर रहा है कि गवर्नमेंट को लेके कि यहाँ पे क्या कोई क्रिमिनल इश्यूज भी है क्या। इसके अंदर आता है कवच, जो कि कवच को हम डिटेल में अलग से बैकग्राउंड न्यूज के साथ यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये बैकग्राउंड आप कवच को समझ लीजिए। कवच एक इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है, एटीपी इसको बोला जाता है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, और ये आरडीएसओ के द्वारा डिजाइन किया गया है इंडियन यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट करके। ये फैसिलिटेट की गई अभी साउदर्न सेंट्रल रेलवे में और अचीव करती है सेफ्टी सिक्योरिटी इंडियन रेलवे में। SIL4 के सिस्टम पे यह कार्य करता है। ये क्या है, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4। तो जो इंटीग्रिटी लेवल हायर है उस पे स्टैंडर्ड पे कार्य करता हुआ नज़र आता है। ये एक्टिवेट कर देगा 2 ट्रेनें अगर आमने सामने आती हैं एक ही ट्रैक पे, तो ये दोनों ट्रेनें को लगभग 1 किलोमीटर के आसपास में ही रोक देगा। ऑटोमेटिक ब्रेक होगा। ड्राइवर अगर फेल हो जाए कि दोनों ट्रेनें एक ही ट्रैक पर चल रही हैं तो भी ये ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगा। ये किस सिस्टम से ब्रेक लगा देता है, तो ये रेडियो टेक्नोलॉजी के आधार से यहाँ पे चीज़ें चलती हैं और ये सिस्टम रोक कर देगा। जो भी चीज़ें चलेंगी, जो भी एक ट्रैक पे इश्यू चलेंगी वो उसको रोक देगा, यानी कोलिजन नहीं होगी, लोगों का कैजुअलिटीज़ नहीं होगा, प्रॉपर्टी लॉस नहीं होगी यहाँ पे ट्रेन की, रेलवे की और ह्यूमन बीइंग की। दूसरी जो सिस्टम है कि SOS सिस्टम मैसेजिंग भी कर सकता है इमरजेंसी सिचुएशंस अगर होती है। कवर्ड जो है अभी चीपेस्ट है, SIL4 सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी के आधार पे यहाँ पे 10 साल में एक बार ऐसी इंसिडेंट होगी। इतनी स्ट्रॉन्ग ये कवच सिस्टम है। तो अगर कवच सिस्टम पे क्वेश्चन आ जाए तो ये आपको याद होना चाहिए। दूसरी जो बातें अभी बोली जा रही हैं अभी रिसेंटली कि इसको डबल लॉक सिस्टम किया जाए, क्योंकि अभी इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है वो एक बार रेड सिग्नल अगर दिखा दिए तो गाड़ी रुक जाती है, ग्रीन हो जाए तो गाड़ी चल जाती है। इसको डबल सिस्टम करने की बातें बोली जा रही हैं कि ये यहाँ पे चूक ना हो, लेकिन इसमें बहुत सारा लूप होल है, बहुत सारी प्रॉब्लम भी निकल के आ रही हैं। क्या कि रेलवे स्टेशंस जो है यहाँ पे सर्टेनली बात करी जाए ये एक इनकन्वीनियंस कर देगा इसको इम्प्लीमेंट करने में, और चांसेज ऑफ ट्रेन डिले भी बढ़ जाएगी। तो एक सिग्नल दिया, एक सिग्नल नहीं दिया यहाँ पे तो भी यहाँ आके यहाँ रुक जाएगी, अगर दोनों दिया एक साथ तभी जाके कहीं ना कहीं चलेंगी। तो यहाँ पे इश्यू निकल के आ रही हैं और प्राइस भी पे करना पड़ता है ज़्यादा, यहाँ पे ऐसी बातें बोली जा रही हैं। लेकिन आज के संदर्भ में इस एज में मोबाइल फ़ोन और IT टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, उसका इस्तेमाल करने की राय एडिटर यहाँ पे देते हैं। मल्टीपल डिजिटल ऑथराइजेशंस आप फ़ोन पे ही दे सकते हैं, तो फ़ोन पर दीजिए यहाँ पे जो कि डिजिटल और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशंस हो जाएगी। तो ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं, इसको हम मेंटेन कर सकते हैं। 500 प्लस पीपल एवरी ईयर यहाँ पे रेलवे फैटलिटी के शिकार हो जाते हैं यहाँ पे, और जो कि नंबर अभी बात करी जाए
पिछले 4 सालों के आंकड़ा को देखा जाए तो यहाँ पे मात्र 50 लोगों की मृत्यु ऐसी चीज़ें हुई हैं, लेकिन 500 प्लस पिछले एक डिकेड की बात करी जाए तो 500 प्लस रेंजेज यहाँ पे पीपल की एवरी ईयर डेथ होती है। यहाँ पे एवरी ईयर की बात करी जाए तो ओनली 50 निकल के आ रही है। उड़ीसा एक्सीडेंट से हमें सीखने की ज़रूरत है और इस चीज़ को एलिमिनेट करने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से अपनी चीज़ों को हम मेंटेन करके आगे लेके जा सकते हैं। ये जो बोला जा रहा है कवच का जो प्रोविज़न है, ये दोनों ट्रेनें जो सिग्नल फेलियर थी, क्योंकि तीनों अलग अलग ट्रैक पे चीज़ें आ रही थी, उसकी जो 3 ट्रेनें थी 1, 2 और 3 अलग अलग ट्रैक पे आ रही थी। एक मालगाड़ी रुकी थी, दूसरा पैसेंजर इधर से धीरे धीरे चल रही थी, उधर से कोरोमंडल आ रही थी। तो आपको बता दें पैसेंजर और इनकी जो लाइनें थी, तीनों की लाइनें अलग अलग थी, तीनों एक लाइन में नहीं थे। लेकिन यहाँ पे कवच क्या करता, अगर तीनों एक लाइन में नहीं थे तो क्या कवच रोक देता? जी हाँ, तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं, कवच यहाँ पर नहीं रोक पाता, क्योंकि एक ट्रेन के डिब्बे दूसरे ट्रेन के डिब्बे पे गिरे पड़े थे, जा पड़े थे। क्यों? क्योंकि ये ट्रैक डिरेलमेंट हुई थी, जिसके कारण वहाँ से कोरोमंडल अपनी पूरी स्पीड से आती हुई और रौंद देती है, और जिसके कारण ये तीसरा डब्बा निकल के दूसरे ट्रेन से लड़ भिड़ता है। तो 3 ट्रेन का कोलिजन की स्टोरी यही है, इसमें कवच कुछ काम नहीं करता, ऐसा बोल रहे हैं एडिटर। वंदे भारत बहुत सारे ट्रेन चलाए जा रहे हैं, हाई स्पीड रेल चलाए जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन को भी मॉडर्नाइज करने की बातें चल रही हैं, फास्टर ट्रैक को एग्जीक्यूट करने की बातें बोल रही हैं, सिग्नल को भी और अच्छा बनाने की ज़रूरत है। अगर ये ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी तरफ बात करी जा रही है फंड की भी कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि रेलवे का बजट अगर हटा दिया गया, इस प्रकार से सेपरेट पहले बजट आती थी तो रेलवे का बजट हटा दिया गया, अगर दूसरे तरफ से यहाँ पे चीज़ों को लाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि फ़ंड की कमियाँ पड़ी हैं। यहाँ पे फंड और भी ज़्यादा इसमें मिलने लगे हैं और इंडियन रेलवे मच फास्टर तरीके से कार्य कर रहा है आज के डेट में। ये थी सारी एडिटोरियल कवच को लेके और ये सारा न्यूज़ के लेके। आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। यहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट मणिपुर में हो रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। आखिर क्या मणिपुर का इशू है वो हम यहाँ पर समझेंगे। आपको बता दें मणिपुर आपके नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मणिपुर म्यांमार से बॉर्डर टच करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये मणिपुर नागालैंड, आसाम और मिजोरम से बॉर्डर टच करता हुआ नज़र आ रहा है। 3 स्टेट से बॉर्डर टच करता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ से। और मणिपुर में अभी जो वायलेंस है वो देख सकते हैं, लोगों के घर को जला दिए जा रहे हैं, एक दूसरी कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को यहाँ पे मारने पे उतर आ रही है। तो 2 ट्राइब है यहाँ पे, मितई ट्राइब और दूसरी कुकी ट्राइब। इन दोनों के बीच में एथनिक वायलेंस बहुत तीव्र गति से हो रहे हैं, जिसके कारण एक दूसरे को यहाँ पे मारने के लिए, मर्डर करने के लिए लोग रोड पे भी उतर आए हैं। दोनों कम्युनिटी में क्लैशेस बहुत तीव्र गति से हो रहे हैं। बात करी जा रही है कि मणिपुर में 35 कम्युनिटी से ऊपर वैली और हिल में यहाँ पे रहते हैं अपने घर बना के। और ये जो इशूज एथनिक वायलेंस का भी निकला स्टेट के अंदर, तो ये मितई और कुकीज़ को लेके यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। बात है मार्च 27 की, तो स्टेट को यहाँ पे रिकमेंडेशंस मिला एसटी के रूप में कि आप मितई को भी यहाँ पे ट्राइब के रूप में दर्जा दीजिए, अपने 6 शेड्यूल में दर्जा दीजिए। कौन? मणिपुर का हाई कोर्ट 27 मार्च को जब ये बोल देता है, उसी समय कुकी समुदाय के लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट जब करते हैं कुकी समुदाय के लोग, तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, मणिपुर की जो गवर्नमेंट है, जैसे ही यहाँ पे आपका हाई कोर्ट मणिपुर का जजमेंट देता है कि ठीक है, आप सजेशन देता है कि इसको भी एसटी में इंक्लूड कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे मणिपुर की सरकार क्या करती है, इविक्ट करने लगती है जो भी ट्राइबल विलेज हैं, उनके घरों को जंगल जो रिजर्व फॉरेस्ट है वहाँ से हटाना शुरू कर देती है, जिसके कारण एक डिसेंट पैदा होता है। वहाँ पे लोगों को एक नाखुश हो जाते हैं वहाँ की समुदाय, कुकी और ट्राइबल यहाँ पे अपना योगदान देते हैं कि हाँ इनको हटाया जाए। और कुकी ट्राइबल के कई सारे एमएलए भी हैं, कुकी ट्राइबल की अभी बीजेपी पार्टी से अलायंस भी है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको बता दें, एंटी ट्राइबल मूव यहाँ पे कहीं ना कहीं चलाया गया और जिसके कारण मितई ट्राइब और ज़्यादा वायलेंस हो गई।
तो ये 60 MLA यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में है, जिसके 10 MLA कुकी समुदाय से ही आते हैं। कुकी पीपल यहाँ पे अलायंस किए किसके साथ, रूलिंग कोलिशंस के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, और ये चीज़ें निकल के आज की सामने ये चीज़ें आपके हैं। दूसरी बात क्लेम कर रहा जा रहा है यहाँ पे कि मितई जो कम्युनिटी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो इसके हकदार नहीं है। ये जो क्लेम कर रहे हैं एसटी की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 52% प्लस की स्टेट पॉपुलेशन से रखती है, लेकिन 10% जियोग्राफिकल एरिया में सिमट के इसको रखा जा रहा है। इनको इम्फाल वैली में रखा जा रहा है, हिल में और वैली में इनको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नज़र आ रहा है। रीलोकेशंस की बात करी जाए हिल से वैली तक, तो जो यहाँ पे लीगल है ये चीज़ें बोली जा रही हैं। इनको भी एक जगह से दूसरे जगह सेटलमेंट होने की बातें बोली जा रही हैं कि इनको भी अधिकार दिया जाए, तब जाकर ये हिल एरिया में सेटल हो सकते हैं और वैली एरिया में सेटल हो सकते हैं। नहीं तो 10% के जियोग्राफिक एरिया में सिमट कर रह जा रहे हैं, अपने कल्चर को, लैंग्वेज को, ट्रेडिशंस को प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी जो बातें बोली जा रही हैं, कैन नॉट शिफ्ट रीलोकेट देमसेल्फ, यहाँ पे बहुत सारे वैष्णव हिंदू ही हैं। ये मितई कम्युनिटी की बात करें, अपने इस हिंदू को लेके जब भारत में ये मिले थे तब भी ये बहुत सारे इंसर्जेंसी किए थे, और 90% ऑफ विच ऑक्युपाइड बाय नागा और कुकी। 10% इनके हक में जाता है, 90% नागा कुकी लैंड को अपने कब्जे में किए हुए हैं, यानी उनके ऊपर है। तो हिंदू को आइडेंटिटी पाने के लिए भी ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट इनको भी मिल सके, इसलिए मितई यहाँ पे लड़ती हुई नज़र आ रही है, जो कि हमें समझना चाहिए। दोनों ट्राइब को यहाँ पे इक्वल दर्जा कम से कम देना चाहिए अगर वो इम्पोर्टेंस रखते हैं तो। लैंड इशू की भी बात है यहाँ पे बहुत क्रूशियल है। ऐसा नहीं कि केवल जॉब रिजर्वेशंस के लिए फाइट हो रही है, लैंड इशू भी एक प्रोमिनेंट एस्पेक्ट निकल के आ रही है, उसकी वजह से स्ट्रगल और वायलेंस भी चल रहा है। ये लोग मितई की बात करी जाए तो पैन मैंगोलाइड आइडेंटिटी को प्रोजेक्ट करते थे, यहाँ पे रिजेक्ट कर दिए बंगाली और स्क्रिप्ट को, और ओल्ड मितई रिलीजन यहाँ पे जिनको सनमाहिज्म के नाम से भी बोला जाता है। तो ओल्ड मितई रिलीजन जो है सनमाहिनिज्म के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, जो कि यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। ये फॉर्म किए सेवरल इंसर्जेंट ग्रुप और पीपल्स लिबरेशन आर्मी का भी इन्होंने तैनाती किया बांग्लादेश और म्यांमार में, जो कि एक्टिव है, इनके बेसिस भी चलते हैं। दूसरी तरफ बात करी जाए तो मणिपुर में इंक्लूड करते हैं पंगल। पंगल क्या है, मुस्लिम लोग को वहाँ पे पंगल बोला जाता है, ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। मयांक्स जो हैं उनको बोला जाता है आउटसाइडर। ये दोनों लोगों को ये एक्सेप्ट नहीं करते थे, यहाँ पे अपने हिंदुत्व वैष्णव वाली धर्म को लेके बहुत ही ज़्यादा वायलेंट थे, यानी उसको सपोर्ट करते थे, ऐसा बोलना सही रहेगा। इंडियन आर्मी, सेंट्रल सीआरपीएफ, यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, ये लोग डिप्लॉय कर दिए हैं ताकि यूनियन होम मिनिस्टर जब गए थे और दिल्ली रिटर्न आ गए तो यहाँ पे मणिपुर में कुछ हद तक पीस बना रहा है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ें निकल के नहीं आ रही हैं। इंडिपेंडेंस तक अगर बात करी जाए तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है बहुत ज़्यादा इसको ध्यान नहीं दिया गया, ना ही इसको समझने का प्रयास किया गया। इसको हमेशा एक दूसरे संसार की तरफ, भारत से कटे पार्ट की तरफ इसको देखा गया है, जिसके कारण इंसर्जेंसी और वायलेंस एक कारण यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो वही बोलना है, यहाँ पे ट्रस्ट की डेफिसिट नज़र आ रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल इंटरवेंशन भी यहाँ पे इमीडिएट वायलेंस को रोल प्ले करती हुई नज़र आ रही है, जो कि बहुत कॉस्टली निकल के आई है। अभी रिसेंटली तुरंत जैसे मणिपुर हाई कोर्ट जब यहाँ पे जजमेंट सुनाती है तो ये वायलेंस इरप्ट होके आ गया, उससे पहले ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी। तो यहाँ पे एडिटर इसको भी घसीट रहे हैं फील्ड में, इनका भी एक रोल नज़र आ रहा है। सोच समझ के यहाँ पे जजमेंट देना चाहिए ताकि चीज़ें सही तरीके से चले। ये सारी इशू निकल के आ रही हैं। टर्मोइल जो है रूट कॉज है कि यहाँ पे डेफिसिट है ट्रस्ट की, उसकी बातें बोली जा रही हैं। सेंट्रल और यूनियन स्टेट को यहाँ पे मिलके कार्य करना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेके चलने की ज़रूरत है। आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। मणिपुर के क्लैशेस को लेके आपस में कैसे दो गुट एक दूसरे को मार रहे हैं, कैसे आर्म्स एम्यूनिशंस की चोरी हो रही है, सीआरपीएफ लोग डिप्लॉयड कर दिए गए हैं, बीएसएफ डिप्लॉयड कर दिए गए हैं, आर्मी का भी डिप्लॉयमेंट वहाँ पर हो चुका है ताकि पीस प्रोसेस में कोई देरी ना करी जाए। मेरी एक सजेशंस है, क्या यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल हो जाना चाहिए अब तक, ताकि जो डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल अगर हो जाए तो वहाँ पे
अलग तरीके से चीज़ों को डील किया जाता है, स्टेट को वहाँ पे इंटरवेंशन के लिए रोक दिया जाता है। तो यहाँ पे पीस प्रोसेस में इतनी देरी क्यों हो रही है, ये भी एक क्वेश्चंस उठ के आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ। तो ये डिटेल में आपको कवर करूंगा, ये जो टॉपिक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ तो ये साइक्लोन के लेके है। ये सारी डिटेलिंग इतनी अच्छी से कवर करेंगे कि आपको साइक्लोन से कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे पहले बता दें, ये जो साइक्लोन है उसकी डिटेलिंग को देखेंगे, फिर हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो साइक्लोन है वो किस किस नाम से अभी जो निकला हुआ है रिसेंटली, साइक्लोन किस नाम से है। तो बाइपर जो आपके अरेबियन ओशियंस में है और ये इंटरेक्ट अभी नहीं किया है मानसून से, ऐसी बोली जा रही हैं। इसके बर्थ की बात करी जाए तो थोड़ा देर से ये आया, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट करती हुई नज़र नहीं आई। 19 मई को टाइफून जो आया मवर, वो अभी आया है और ये 3 जून तक ख़त्म होने की बात बोली जा रही है, जिसको सुपर टाइफून भी बोला जा रहा है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म गूचल जो है एक फिलीपींस के साइड में आया, ईस्ट ऑफ द फिलीपींस, और ये लाइकली नॉर्थ वेस्ट को कवर करता हुआ, नॉर्थ ईस्ट को कवर करता हुआ नज़र आया। मवार जो है पुल किया, क्या करता है ये साइक्लोन, विंड को पुल करता है इक्वेटर से और नॉर्थ इंडियन ओशियंस में ये चीज़ें लेकर जाता है और नॉर्थ वेस्टर्ली विंड को ओवर पार्ट ऑफ अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल में उड़ेलता हुआ नज़र आता है। तो ये मवर और ये गूचोल और ये बाइपरजॉय, इसका लोकेशंस आपको याद होना चाहिए किस क्षेत्र में क्या क्या हो रहे हैं। तो गूचल इधर, मवल इधर और ये बाइपरजॉय अरेबियन ओशियंस में ये आई हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इन तीनों साइक्लोनों को देख लिए, अब साइक्लोन की प्रोसेस को हम जानेंगे डिटेलिंग में, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन, बैकग्राउंड का न्यूज़ आपको बता दूं ये डाला गया है ताकि कोई भी क्वेश्चंस आए तो आपको छोड़ना नहीं है। साइक्लोन कैसे फॉर्म करते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो हम देखेंगे। तो साइक्लोन की कैरेक्टरिस्टिक को सबसे पहले हम देखेंगे कि यह साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है सर्कुलर इन शेप होता है और इसकी डायमीटर 150 से लेके 300 किलोमीटर तक होती है। इसके सेंटर को आई बोला जाता है, आँख के रूप में यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होता है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि इसमें कोई भी फ्रंट का निर्माण नहीं होता है, ऐसा नहीं कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट ऐसा कुछ भी नहीं बनता है। अपनी लेटेंट हीट एनर्जी का इस्तेमाल करके ये तबाही मचाने में सक्षम होता है। वेलोसिटी की बात करें तो 50 से 300 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड होती है। सामान्यतः ऑटमन सीजन में ही ये चीज़ें चलती हैं। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड इसमें अपना रोल प्ले करता है 12 किलोमीटर तक और ये वर्टिकल सिस्टम चलती है। वर्टिकल मतलब ऐसे टॉरेंशियल रेन भी लाता है जहाँ पे ये गुजरता हुआ नज़र आता है। एक सेकेंड पानी पीना पड़ेगा। दूसरा जो है बहुत लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज करता हुआ ये नज़र आता है। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का कैरेक्टरिस्टिक आपको बता दिया गया। अब ट्राइपल साइक्लोन जो है ओरिजिनेट और इंटेंसिफाई होता है कैसे, वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस में। तो ऐसे ओशियंस जो गर्म होते हैं वहाँ पे ये ओरिजिन होता हुआ, इंटेंसिफाई होता हुआ नज़र आता है। तो इसके टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस सरफेस की होनी चाहिए और कोरियोलिस फोर्स भी यहाँ पे प्रेजेंस होता है, यानी ये भी इन्फ्लुएंस करता है कोरियोलिस फोर्स। स्मॉल वेरिएशंस होती है वर्टिकल विंड स्पीड में भी और प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जो कि आपको बताया मैं आई में चीज़ें होती हैं। अपर डाइवर्जेंस होती है एबव सी लेवल सिस्टम की। दूसरी तरफ बात करी जाए डेवलपमेंट ऑफ साइकिल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन 3 स्टेजेस में बांटा गया है। तो पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज। तो पहले स्टेज में फॉर्मेशन और इनिशियल डेवलपमेंट का स्टेज होता है, जो साइक्लोन डिपेंड करता है किस पे, कि कितनी स्पीड और कितनी क्वांटिटी में वाटर वेपर ट्रांसफ़र कर रहा है, हीट ट्रांसफ़र कर रहा है, क्या ओशियंस कितनी गर्म है। तो इसके ऊपर जो सरफेस वाटर है
वो कितना गर्म है, क्या वाटर वेपर हीट होके निकल रहा है और वो हीट लेटेंट एनर्जी के रूप में किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो ये जब ऊपर जाती है वो इवापोरेशंस सी सरफेस से ऊपर जाती है तो फॉर्म करती है। दूसरी तरफ इनकरेज करेगा कि एक मैसिव वर्टिकल क्यूमुलस क्लाउड बनाने के लिए जो भी वेपर जाएगा वहाँ पे जो भी डस्ट पार्टिकल हैं उनको जुड़ के ये क्लाउड बनाता हुआ नज़र आएगा। और कन्वेक्शंस कंडेंसेशंस के प्रोसेस से यहाँ पे जो राइजिंग होगी एयर में वो ओशियन सरफेस से ऊपर होगी और ये चीज़ें निकल के आएंगी। जब ये मैच्योर स्टेज में आ जाता है तब ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स बहुत इंटेंसिफाई हो जाता है और ये एयर जो है ऊपर उठती हुई नज़र आती है और थंडर स्टॉर्म, बिजली, ये सारी चीज़ें तूफान लाती हुई नज़र आती हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त ये स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है ट्रोपोपॉज लेयर पे। तो जो भी चीज़ें इस प्रकार से उठती हैं यहाँ पे ये ऊपर फैलती हुई नज़र आती हैं, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और जिसके कारण ये बहुत सारा प्रेशर्स और दबाव की वजह से ये तबाही मचाता हुआ नज़र आ रहा है। जो एयर वार्म हो जाते हैं वो ऊपर कंप्रेशंस की तरफ जाते हैं, आई की तरफ जाते हैं। आई में लो प्रेशर सेंटर में होता है जो कि जनरेट करता है। तो ये चीज़ें आपको बता दिया, यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। दूसरी तरफ बात करी जाए, कंसेंट्रिक पैटर्न बनती है, हाईली टर्बुलेंट गैंड कैबुलस क्यूमुलस थंडर बोल्ट बैंड बनता है जो कि इसी बैंड में रेन बियरिंग कैपेबिलिटी भी होती है, बारिश इसी बेल्ट में होती है। मॉडिफिकेशंस और डीके कैसे समाप्त होता है? तो ये बी जब शुरू होता है तो इसी संदर्भ में शुरू होता है, लो प्रेशर के संदर्भ में, सेंट्रल लो प्रेशर के संदर्भ में लेकर शुरू होता है और उसी पे ही ख़त्म होता है। इंटरनल वार्म और एक्सट्रीमली हाई स्पीड यहाँ पे चीज़ें आके बंद हो जाती हैं। कहाँ पे? आई में ही जब मिल जाती हैं लो प्रेशर और हाई प्रेशर को, यहाँ पे तब जाकर के ये चीज़ें समाप्त होती हैं। और ये जो है जब वार्म मॉइस्ट एयर यहाँ पे कट आउट हो जाते हैं और ये कोल्ड में परिवर्तित हो जाते हैं। आपको बता दें एक प्रोसेस है यहाँ पे, जब भी यहाँ पे चीज़ें सरफेस वाटर, ये ओशियंस है, ये जब गर्म हो गई, वार्म हो गई तो ये ऊपर उठेंगी ही उठेंगी, ये ऊपर उठेंगी ही उठेंगी। ऊपर उठी हैं, स्विर्ल कर रही हैं, ये क्यूमुलस क्लाउड के रूप में फॉर्म हुई हैं। फॉर्म होने के बाद एक्सपेंशन करी हैं, एक्सपेंशन करने के बाद जो भी अगल बगल क्षेत्र है वहाँ पे टॉरेंशियल रेनफॉल करी हैं, तबाही मचाई हैं। तो ये मूवमेंट उन्हीं के आधार पे होता है क्योंकि लेटेंट हीट एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती हुई नज़र आती है। और ये जो है ये आई होता है, इसी में लो प्रेशर डेवलप होता है। तो ये आई वाल है, आई देख सकते हैं। और रेन जो बैंड होता है, अगल बगल के किनारे में जो चीज़ें चलती हैं रेन बैंड चीज़ें होती हैं। दूसरी तरफ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करी जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं और क्लॉकवाइज होते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो यहाँ से यहाँ तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और यहाँ से यहाँ तक साउदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा लगभग 23.5 नॉर्थ 23.5 साउथ, ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर के रूप में आता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रहा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन ये रही। तो इन्हीं बेल्ट में ही ये तूफान आता हुआ नज़र आ रहा है, इसीलिए 23.5 नॉर्थ साउथ को इक्वेटोरियल बेल्ट बोला गया है, ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल बेल्ट बोला जाता है। ये आपका प्राइम मेरिडियन है यहाँ पे जाता हुआ लंदन से। तो ये अंटार्कटिक सर्किल भी देख सकते हैं 66.5। तो ये चीज़ें थी, इस डिटेलिंग को यहाँ पे हम समझें। तो जो भी प्रेशर बनता है वो ऊपर की तरफ जाता है, फिर ठंडा होकर नीचे आता है। तो ये साइकिल चलता रहता है और तब जाकर कहीं यहाँ पे जो प्रेशर और एनर्जी बैलेंस होती है, यहाँ पे कोल्ड वाटर से जब वार्म वाटर मिलता है, वार्म वाटर आपका तुरंत ऊपर चला जाता है और ऊपर जो कोल्ड सिचुएशंस बनती है उससे टकरा के ये फिर पुनः जो है कोल्ड के रूप में अपने सिचुएशंस में आता हुआ नज़र आ रहा है। यानी बोलें नॉर्मल सिचुएशंस क्रिएट करता है, तो ये गलत नहीं होगा। ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और पुनः जाके लैंडफॉल करता है, कोल्ड वाटर से मिल जाता है, जो कि अभी आपको मैं बताया। तो ये साइक्लोन की डिटेलिंग थी, पूरी चीज़ें यहाँ पे कवर कर दी गई। अब कुछ साइक्लोन को देखेंगे वो कहाँ कहाँ किस नाम से जाने जाते हैं। तो हरिकेन्स जो है आपके अमेरिका में इस जोन पे पाया जाता है।
साइक्लोन्स जो है आपके इस जोन में पाया जाता है, और विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, टाइफून जो है चाइना में पाया जाता है। लेकिन यहीं पे टाइफून के जगह तैफू जो है जापान की, ये जापान है, ये जापान में बोला जाता है। तो तैफू जापान में बोला जाता है और बैगियो जो है वो फिलीपींस में बोला जाता है। तो ये कुछ नाम थे, लोकेशंस के हिसाब से आपको मालूम होना चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये सारी डिटेलिंग को मैंने यहाँ पे कवर कर दिया साइक्लोन को लेके। आशा करते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं अटलांटिक डिक्लेरेशन की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन अभी हुई है, किसके किसके बीच, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ब्रिटिश के बीच यहाँ पे थर्सडे को अनाउंस हुआ है एक न्यू स्ट्रेटेजिक पैक्ट अटलांटिक डिक्लेरेशन। तो यहाँ से क्वेश्चंस अगर आ जाए अटलांटिक डिक्लेरेशन किस फील्ड से है, किस कंट्री के बीच में हुई है, तो आपको याद होना चाहिए। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक यहाँ पे रसिया इन्वेजन यूक्रेनियन पे जो कर रहे हैं उसको लेके यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों पे चर्चा बहस हुई। और सुनक जो हैं यहाँ पे इस डील पे आए, और जिसको यहाँ पे किस नाम से जाना गया, इंडस्ट्रियल सब्सिडीज़ की भी यहाँ पे बातें करी गई, और इसको देखा गया और बूस्ट करने की बातें बोली जा रही हैं किस फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में, डिफेंस के फील्ड में, रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में। इसीलिए ये चीज़ें न्यूज़ में है। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था, अटलांटिक डिक्लेरेशन यहाँ पे दे दी गई। आशा करते हैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ये थी आज की द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। टेलीग्राम चैनल पे जाके इसकी सारी पीडीएफ आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियोज़ अपलोड करता हूं वो आप तक आसानी से प्राप्त हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू डेली करंट अफेयर्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।